Our next speaker is Barrister Zafrullah Khan. Barrister Zafrullah Khan is serving as Secretary to the Government of Pakistan, Ministry of Law, Justice and Human Rights since October 21, 2013. He has 30 years of experience of working in diverse fields. He has served in civil services of Pakistan, has been a lawyer, consultant, writer and teacher. He joined the District Management Group of Civil Services of Pakistan in 1987 and served in Punjab and Sindh provinces in various administrative and judicial capacities. He resigned from the service in 2002 to work for human rights and rule of law. He has worked as legal and human rights consultant on women, children and labor issues with different UN organizations, NGOs and NGOs. He was the chairman, Alternate Dispute Resolution Committee, Collectorate of Customs and Sale Tax, Faisalabad from 2004 to 2006. He has taught law, human rights and international relations in International Islamic University, Quaid-e-Azam University, Iqra University, Civil Services Academy, National School of Public Policy and National Police Academy, and many other institutions of higher learning and training. Our next speaker is Barrister Zafrullah Khan. Sir, I'll request you to kindly come. Bismillahirrahmanirrahim. जनाब काजी अल-कुज़ात, आपको मालूम है आजकल हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में उर्दू में बात करते हैं। जनाब साबिक़ काजी अल-कुज़ात, जज साहिबान, सफ़रा, ताजिर बिरादरी और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, इंसानी अत में अगर आप हायर लिटरेचर को देखें, अदब आलिया को देखें, तमाम मज़ाहिब को देखें या तमाम फ़लसफ़े को देखें, तो उनका एक ही मकसद है जो आप ये देख रहे हैं कि समाज में कम्युनल हार्मनी या समाज में जो सुलह है, इकट्ठे रहना है, ये कैसे अमल में लाई जाए। मेरी नाकिस राय में गालबन ये वाहिद मकसद है जिसके लिए ये तीनों मकातब फ़िक्र काम करते हैं। और इस कम्युनल हार्मनी को लाने के लिए इंसानी समाज ने 5000 साल में जो सबसे बड़ा हथियार बनाया है, ये वसीला तलाश किया है, वो इंसाफ है। जब मैं बच्चा था तो मैं प्लेटो की जब रिपब्लिक पढ़ी, तो जब उसने लिखा कि जस्टिस इज विर्च्यूज, विर्च्यू इज जस्टिस, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि क्या अच्छी बात की है इसने। लेकिन जब थोड़े और बड़े हुए, उस आयत पे नज़र पड़ी जो हमसे छुपा के रखी जाती है सूरह हदीद में, कि तमाम अंबिया और तमाम कुतुब इसलिए भेजी गई हैं ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो। लियकुमुन नास फिल क़िस्त, ये नहीं कहा गया कि अंबिया को और किताबों को इसलिए भेजा गया है कि लोग नमाज पढ़ें, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि आदम से लेकर नबी मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहफ़ आदम से लेकर कुरान तक, ये इसलिए आए हैं ताकि लोग इंसाफ पे कायम हों। ये अलग बहस है कि इंसाफ से मुराद एक अमूमी इंसाफ है, लीगल नहीं है, लेकिन इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मज़हब क्या अहमियत देता है इस ज़रिए को जो इंसानी समाज को एक पुरसुकून बना सकता है। दोनों सिस्टम इंसाफ के हमारे यहाँ कायम हैं। टू बिगिन विद, अगर आप देखें कन्फ्यूशियस कल्चर में, तो आपको ज़्यादा जोर नज़र आता है मसलहत पे। बुद्धिस्ट कल्चर में देखें, ज़्यादा जोर नज़र आता है मसलहत पे। फिनिशियन सिविलाइजेशन का तो पूरा कमर्शियल स्ट्रक्चर जो था वो सारे का सारा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन पे था। ग्रीस में आपको दोनों मिल जाते हैं। अगर आप सुकरात के ट्रायल को देखें तो आपको दोनों चीज़ें एक वक्त उसमें इकट्ठी मिल जाती हैं। लेकिन हमारे मज़हब ने, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया आपकी मसालियत की तरफ जाएं। मसलन सूरह निसा में अगर आप देखें आयत 35 में, जो बड़ी वजाहत से कहती है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो उनके लिए बेहतर है कि वो अपने लिए मुस्लिह चुने, वो उसका फैसला करें। और तबसरा कुरान ने यह किया कि ये बेस्ट है। इसलिए आपने सुना, मैं ब्रोशर में पढ़ रहा था रात के मिशन के इस सेंटर के, कि 78-80% तक आपका ये एडीआर सिस्टम कामयाब जाता है।
اس لیے قرآن نے غالباً ہمیں ہدایت کی کہ یہ بہتر ہے اگر آپ اس کی طرف جائیں تو. اور فیملی میٹر میں اگر صورت 135 نساء میں چلے جائیں تو وہاں اللہ میاں نے غالباً اس کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے کہ اگر کسی خاتون کو خوف ہے کہ میاں چھوڑ جائے گا یا مارے گا تو بہتر ہے کہ آپس میں یہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ کر لیں اور لوگوں کو درمیان میں ڈالیں. ایک خاندان بندہ ہو اور ایک خاتون کا نمائندہ ہو اور آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لیں. لیکن اس پہ کمنٹ دیکھیں قرآن کا, وہ یہ ہے کہ یہ اصلاح ہے, دس از دا بیسٹ میتھڈ کمپیریٹیولی. یہ اصلاح ہے. عربی زبان میں جب ہم الف لگا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سپرلیٹو ڈگری میں چلے جاتے ہیں کہ دا بیسٹ وے یہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے لیگل, پریوی کونسل کی غالباً 20s کی ججمنٹ ہے کہ ہمارے لیٹیگیشن کے تو پرابلم شروع تب ہوتے ہیں جب ججمنٹ مل جاتی ہے. ایگزیکیوشن آپ کرا لیں, آپ کو معلوم ہی ہے لائرس کو. لیکن ان کے اندر میڈیشن میں جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 90% لوگ اس ججمنٹ کو قبول کرتے ہیں. 10% کے قریب ADRs کی ججمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہیں. سملرلی جو ٹرائبس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کے نیشنز کے اندر ہے اس کے بارے میں بھی سورہ حجرات میں حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں, ان کے اندر سیٹلمنٹ کرائیں. اسے پس منظر میں ہمارے ہاں اس کی امپارٹنس اور بڑھ جاتی ہے. چند دن پہلے آپ نے آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی فلاں کیس میں 25 سال 30 سال لگ گئے ججمنٹ لینے میں. میں نے ذاتی طور پہ کیس کیا ہے بلوال سرگودھا میں. ایک لاٹ الاٹ ہوئی تھی 1902 میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائنل ججمنٹ ہم نے لی تھی 2002 میں. 100 سال 25 تو ایوریج ہے. تو ان حالات کی موجودگی میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تھوڑا انفارمل سسٹم کی طرف جائیں. یہ ٹھیک بات ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جب فارمل اسٹیٹ سٹرکچر ابھرے ہیں اور فارمل جوڈیشل سسٹم آرگنائز ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مشکل ہے زیادہ رخ کرنا IDR کا, کیونکہ ہسٹوریکلی ADR کے بھی بہت سارے پرابلم رہے, تبھی تو ہمارا فارمل کو سٹرکچر ابھرا, انسانیت نے اس کو قبول کیا. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انفارمل سٹرکچر کی خامیوں کو چھوڑ کر اس کو خوبیوں کی طرف لائیں. ہمارے لیگل سٹرکچر میں 3 معاملات میں ہمیں اس طرف رجحان ملتا ہے. فیملی میں آپ کو معلوم ہے بعض اوقات مینڈیٹری ہے, بعض اوقات نہیں ہے. کرائم میں ہمیں ملتا ہے. اب چونکہ سارے ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کرائم میں ہم نے جب قصاص الدیت کے بعد 309 ایڈ کیا, ہم نے کہا کہ ویور ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے, اللہ نے الاؤ کیا ہے. 310 PPC میں ہم نے کہا کہ بدلے سلو بھی ہو جائے گا یا کمپاؤنڈ بھی کر لیں گے. اور پھر ایکسیپشن ہم نے کریٹ کی, ہم نے کہا اگر فساد فی الارض ہوگا تو ہمارا جج جو ہے, ہمارا قاضی صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے ان کو معاف کرنا یا نہیں کرنا. میری رائے یہ ہے کہ یہ طے کر دیتا ہے کہ جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا اور قاضی صاحب کو یہ بات معلوم نہیں ہو جاتی کہ اس آدمی کو میں نے چھوڑنا ہے, صلح و صفائی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں ریمنڈ ڈیوس بھی ہو جاتا ہے اور بھی کام, کیونکہ یہ کیس ابھی سپریم کورٹ کے یہاں پیش ہے, اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اسلام کی اس صلح کے عمل کو کیا صحیح استعمال کیا ہے, یا اس کے اندر جو ایکسیپشن استثناء تھی 311 PPC کی فساد فی الارض کی, اس کو ہم نے استعمال ٹھیک کیا یا ہم نے اس کا بھی مس یوز کیا ہے. میں آخر میں 3 انیشیٹو بتانا چاہتا ہوں اور جس میں ہمیں آپ کی مدد بھی چاہیے. پہلی بات, سول لیٹیگیشن عدالتوں کی حالت بہت بری ہے. اسلام آباد میں ایک سول جج جو ایک کوٹری میں بیٹھتا ہے اس کے پاس ایوریج 200 کی کاز لسٹ ہوتی ہے. وہ انسان ہے, مشین تو نہیں ہے, غالباً مشین بھی یہ کام نہیں کر سکتی. اور اگر آپ انسانی تجربے کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نتیجہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کاسٹ پوری لگا دیں, اس کو ہم کہتے ہیں دی کاسٹ شیل فالو دی ایونٹ, جو پرنسپل ایک کمزور سا ہم نے اپنی CPC میں کسی زمانے میں لکھا تھا جو ہم ابھی بھی استعمال نہیں کرتے. اگر ایکچول کاسٹ مل جائے تو بہت مشکل ہے کسی آدمی کا فریولس لیٹیگیشن کرنا. انسانی تاریخ نے یہی بتایا ہے. ویسٹ میں آپ کے پاس بہت مشکل ہے کہ کوئی کورٹ میں آئے, ان کو معلوم ہے
जब हम हारेंगे एक्चुअल बिल से मुराद एक्चुअल बिल है कि वो पूरा देना पड़ेगा, तो लोग बहुत सोचते हैं। हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाजिम करार दें। इस पे हमने एक बिल तैयार किया है, शायद अब ये पार्लियामान में ले जाना चाहते हैं, मैं तफसील अर्ज नहीं करता। दूसरी बात, हमारे यहाँ फार्मल सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरी लीगल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि एक सिविल कोर्ट में मुझे 200 दफ़ा सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है एवरेज। दूसरा वकील भी आता है, जज साहब भी बेचारा 200 दफ़ा मुझे जो है अटेंड करता है 5-7 साल में, और गवाह भी बाद औक़ात 10 दफ़ा आते हैं और चले जाते हैं। पूरी दुनिया ने निज़ाम ख़त्म कर दिया है। वो बहुत सिंपल करते हैं, पहले दिन आप आएँ, प्लेंट के साथ पूरा एविडेंस दें, एफिडेविट्स दें, डिस्क्लोजर करें, जो करना है कर लें। दूसरी पार्टी भी जवाब दे, कंप्लीट डिस्क्लोजर। जज साहब दोनों को बुला के पूछते हैं आपको कितने दिन चाहिए एक पार्टी को गवाह लाने के लिए, दूसरी से ये पूछते हैं कितने दिन चाहिए, और आपको 3-4 साल बाद की वो डेट दे देते हैं। उस 3 दिन में वो एक को सुन लेते हैं और दूसरे 3 दिन में वो दूसरे को सुन लेते हैं, और 5वें-6वें दिन वो फैसला कर देते हैं। एक दफ़ा एक पार्टी को जाना पड़ता है और दूसरी पार्टी को भी एक दफ़ा जाना पड़ता है, वो जज साहब को भी एक दफ़ा सुनना पड़ता है। हमारे वकील दोस्त इस पर बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत जल्दी ये भी बिल पार्लियामान में ले जाने लगे हैं। और आखिर में ADR पे हमने सेंटर की मदद से, ख़ास तौर पे बिहाइंड द सीन सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस सिद्दीकी साहब की मदद से एक ADR का लॉ बनाया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम फार्मली इस सेंटर को भेजें आपकी इजाज़त से, ताकि आप हमें फार्मली गाइड करें। इसमें हम एक हिब्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं। वो ये कि आर्बिट्रेशन को कोर्ट के साथ लिंक करें और उसको कम और बेश एक्सेप्ट के क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा हो जो कॉम्प्लिकेटेड है या पार्टीज एग्री नहीं करते हैं, इसको मैंडेटरी करें, एरियाज इसके बढ़ाएं और इसकी एग्जीक्यूशन जो है जुडिशल अनाउंसमेंट्स के साथ लिंक करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ इसके बारे में, ताकि हम ये लॉ लाएँ। इसलिए कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले यूं ही ADR की बात होती थी, हम सब, क्योंकि बाई टेम्परामेंट लॉ कंजर्वेटिव प्रोफेशन है, हमारे जज साहबान भी और ख़ास तौर पे वकील भी अपने फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से हम बहुत इसकी मुखालफत करते थे। लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो गया, अब वो रिएक्शनरी कस्ट ख़त्म हो गई है। अब हर आदमी इसकी बात करता है, ये पॉपुलर स्लोगन है। अच्छा है कि इसको इस्तेमाल किया जाए और अपने मामलात अदालतों पे बोझ कम किया जाए, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम सदियों से चले आ रहे हैं हमारे, उनको बढ़ाया जाए, बशर्ते के उसके अंदर जो अब्यूज़ का ख़तरा है, और ख़ास तौर पे जो समाज के वल्नरेबल तबके हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनमें आम तौर पे देखा गया है कि इनफॉर्मल सिस्टम में ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। फॉर्मल सिस्टम में आम तौर पे ये प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि जज एक न्यूट्रल आदमी बैठता है, उसको दिलचस्पी नहीं होती कि ये खातून है या मर्द है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इनका दायरा कार बढ़ाया जाए। बहुत सारे मामलात में, जिनमें से अक्सर का जिक्र आपको अनवर कमाल खान ने किया अपनी तकरीर में, उन तक बढ़ाया जाए। कमो बेश कंपल्सरी नहीं तो कंपल्सरी के करीब किया जाए, वरना ये हमारा लीगल सिस्टम चल नहीं सकता। लोग बड़े गुस्से में हैं। जब 20-25 साल लग जाते हैं उनको एक फैसला कराने में, तो उनकी स्टेट के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा एलियनेशन हो चुकी है, जिसका इजहार आपको मुजाहरों में, झगड़ों में, सड़कों पे मिलता है। तो मैं इसके साथ एक तो मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर दरख्वास्त के साथ कि हम ये तीनों बिल आपको भेजना चाहते हैं। आप फॉर्मली हमें गाइड करें, ताकि आपकी इस कोशिश को जो आप इतने साल से कर रहे हैं, हम इसको लीगल कवर दे के फॉर्मलाइज करें। थैंक यू वेरी मच।